I'm C. Sunil Agrawal, and it's a pleasure to welcome you to the episode number 4 of our webinar series presented by Early Grow Advisory Services Private Limited. Today's webinar, Udyam Advantage, Gateway to Growth, is designed to help MSMEs like your access a wide range of government support mechanism, from collateral-free loans to capital subsidies and export marketing incentives. This knowledge is not just a theoretical, it's actionable. And we request you all to participate in this session, and it should be an interactive between among us. And we have brought on some of the finest experts to guide you through this journey. In case of any question or concern, please do message in the chat box. Our team will raise it and get it answered by the experts immediately after their session. Simultaneously, we have a quick chat in between so that you must aware and refresh the session engagement. हम लोग हर सेशन के बाद, हर स्लाइड के बाद एक क्वेश्चन रेज करेंगे सो डैट कि आप उस सेशन को अच्छे से समझ पाए या नहीं, या कोई डाउट है या उसको किस तरह से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको आएगा इन बिटवीन, तो वी होप कि यू मस्ट आंसर थ्रू योर एंगेजमेंट. Now we begin with the reason behind this initiative. Please welcome our founder director, a leader who has held countless MSMEs towards growth and funding opportunities, Mr. Ashok Jha. Now welcome Mr. Ashok Jha for further session. थैंक यू सुनील जी, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप इतना समय निकाल के हर बार हमारे रिसोर्स में आते हैं और इसका आपका फीडबैक जो है मिलता है कि आपको उससे फायदा हो रहा है. हम लोग उसका एक जो रिपोर्ट भी बना के आप सबको भेजने की कोशिश करते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बातें हम करते हैं कई बार भूल जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा हो सके. सुनील जी का एफर्ट हमेशा ही रहता है कि हम अलग अलग टॉपिक को लेके आए आपके सामने, और ताकि आप एज ए कंसल्टेंट हो या एज ए कस्टमर हो, आपको उसका फायदा हो सके आपकी. क्योंकि एमएसएमई रोज हम लोग सुन रहे होते हैं. मैं कल परसों स्टेशन पे किसी को छोड़े गया था, तो वहाँ पे एक लाउड स्पीकर की आवाज आ रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि एमएसएमई का मेरा मतलब होता है मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंड द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. दैट इज मैक्सिमम सपोर्ट. ये बार बार मेरे काने में वहां गूंज रही थी. न्यू दिल्ली स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ. तो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एमएसएमई को लेके बहुत एग्रेसिव है, और हम लोग भी एमएसएमई को लेके हैं एग्रेसिव, इसलिए क्योंकि एमएसएमई बार बार हम लोग बोलते हैं कि बैकबोन है हमारा, ब्लड है हमारे एम्प्लॉयमेंट को लेके, हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट को लेके, सबको लेके. आज हमने उसी सिलसिले में मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आ रहा हूँ कि हम क्या करना चाहते हैं आपके साथ में, क्यों हमने इस टॉपिक को रखा. देखिए, मैं अभी आज कुछ पहले ही बात कर रहा था कुछ लोगों से कि हम लोग इससे बात कर रहे हैं आज उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेकर के, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा है, कैसे ये गेटवे टू ग्रोथ है. हमने सब्जेक्ट रखा था उद्यम एडवांटेज गेटवे टू ग्रोथ. मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बिजनेस पर्सन के लिए, खास करके एमएसएमई के लिए एक सफलता की सीढ़ी है, एक दरवाजा है, गेट है. आखिर ये क्या है उद्यम? जैसे हम कई बार देखते हैं लोगों के साथ में कि बैंक ने कहा कि सर आपका लोन मैं कर रहा हूँ, क्या आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है? हम कहते हैं नहीं है. हम अपने कंसल्टेंट के पास जाते हैं, या खुद भी आप साइट पे जाकर के उद्यम रजिस्ट्रेशन के साइट को खोल करके, जो उद्यम registration.gov.in है, आप उसको एक जो पूरा का पूरा पैरामीटर उनका फिल करते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है और आप बैंक को देते हैं, आपका लोन हो जाता है, बात खत्म हो जाती है. तो क्या उद्यम रजिस्ट्रेशन इतना ही मात्र है? मेरे साथ कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इसका मतलब ये होता है कि हमारा बिजनेस ना रजिस्टर्ड हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास एक प्रूफ हो जाता है. बिजनेस रजिस्टर्ड है हमारा, उसके पास एक प्रूफ है हमारा. क्या एक्चुअल में ये रजिस्ट्रेशन का एक प्रूफ है हमारे पास में कि हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड हो गया है, या कुछ और है? ये अगर रजिस्ट्रेशन का प्रूफ चाहिए हमारे पास में, तो हम तो जीएसटी भी देते हैं लोगों को, पैन कार्ड भी देते हैं. अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो आप एमओए देते हैं. अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फॉर्म की जो डीड होती है, पार्टनरशिप डीड, वो देते हैं. तो ये सब के सब तो आपके बिजनेस
कि प्रूफ को दिखाते हैं कि आपका बिजनेस एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो फिर ये उद्यम का क्या मतलब है? एक्चुअल में हम आज मैं अगर आपसे बात करूं तो साइट अगर आप देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन का, तो आप पाएंगे कि वहां पे लगभग 6 करोड़ 58 लाख एमएसएमई रजिस्टर्ड है। मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें लगभग 6 करोड़ 52 लाख के आसपास जो है ना, वो आपका सिर्फ और सिर्फ माइक्रो के लोग हैं। 4-1 करोड़ के आसपास का जो स्मॉल है, और बाकी 35-40 लाख के आसपास का जो है वो मीडियम है। तो सरकार रजिस्टर्ड करवाती है, इसकी जरूरत क्या पड़ गई इसके पास से? क्यों कराने की जरूरत है इसकी? आपको क्या चाहिए? क्यों इसका फायदा है आपको? ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं, अगर उद्यम की हिस्ट्री आप देखेंगे तो 2015 में आया था उद्योग आधार के रूप में। उद्योग आधार के रूप में आया था, और 2020 को ये बन के आया था हमारे पास में उद्यम। ये जैसे हमारे पास हमारा आधार होता है ना, आधार कार्ड है, आधार नंबर है, वैसे ही हमारा ये ई-वालेट होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे हमारे को आधार हर जगह पे काम आता है, चाहे आप अपना टिकट लेने जा रहे हैं, या आप वोट के लिए आजकल भी यूज होता है, आप पासपोर्ट बना रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं, हर जगह पे आपको आधार की जरूरत पड़ जाती है। सेम वे में ये भी बिजनेस का एक आधार कार्ड है। उद्यम बिजनेस का आधार कार्ड है, मतलब इसके मार्फत कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं जहां पे एक बिजनेस को फायदा मिल सकता है। एक छोटा सा बिजनेस जब बड़ा होता है तो उसके बड़े सारे प्रॉब्लम्स उसके सामने आते हैं। तो इस अगर उसके पास में उद्यम का रजिस्ट्रेशन है, ई-वालेट नंबर है, तो इसका फायदा उसको हर कदम पे पड़ता है। आज के सेशन में हम लोग यही बात करेंगे कि आखिर ये इसके फायदे क्या क्या हैं। हम अगर कंसल्टेंट हैं तो हमें कस्टमर को क्या बताना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि इतने जरूर मैंने कहा 6 करोड़ 58 लाख बताया, आपको आंकड़ा दिया, इसमें से ज्यादातर लोगों को ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का फायदा नहीं मालूम होता है। वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन समझते हैं कि ये फॉर्मेलिटीज है तो सरकार कर रही है, हमें कर लेना चाहिए। हम ये नहीं समझते हैं कि कोई भी पॉलिसी बनती है सरकार की, उसके पीछे बड़े सारे कारण होते हैं कि उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा ताकि लोगों तक इसका फायदा पहुंच सकता है। और लोगों तक फायदा तभी पहुंचेगा जब ये हमारे पास में इसका अवेयरनेस होगी, हम जानेंगे इसके बारे में। आज के सेशन में हम लोग यही कर रहे हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन को हम समझते हैं क्या है, प्लस हम इसके बेनिफिट को समझेंगे और कैसे हम इसको अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, इसको कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं अपनी चीजों को, और कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, और क्या हम गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ब्रीफ करके बताता हूँ इसमें कि क्या क्या फायदा हो सकता है। तो पहले फायदा मैं बात कर रहा आपको कि एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज, यानी आपकी पहुंच, अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आपकी पहुंच गवर्नमेंट की स्कीम्स और सब्सिडीज की तरफ आसानी से हो सकती है। अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स की, अगर मैं नाम गिनाऊं, जो सर 20 बाद में आपको और उसको डिटेल में बताएंगे, तो जैसे बताया आपको मैंने, क्रेडिट गारंटी स्कीम जो सीजीटीएमएससी है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी है, इसका फायदा उठा सकते हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आपको करना है, जैसे टीयूएफएस स्कीम है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है तो उसके लिए भी आपको सब्सिडीज मिल जाती है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है जिसमें आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए, जैसे टेक्सटाइल में या जूट में इंडस्ट्री में आपको उसकी सब्सिडीज मिल जाती है, आसानी से लोन भी मिल जाता है आपको इसके लिए। मतलब आपको इंटरनल रिइंबर्समेंट मिल जाता है इंटरेस्ट में आपका। कैपिटल सब्सिडी जो होता है वो आपको मशीनरी पे मिल जाती है, जैसे आप कोई स्पिनिंग का काम करता है या गारमेंट के प्रोसेसिंग का काम करता है, जूट सेक्टर में काम करता है, तो उनको पूरा का पूरा इसका सपोर्ट मिल जाता है इस स्कीम के काम से। एक आता है जेड सर्टिफिकेशन, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ये क्वालिटी को लेकर के है। इसके अंदर अगर उद्यम में आप रजिस्टर्ड हैं
तो आप 100% तक की सब्सिडी आपको मिल जाती है आपको जेड सर्टिफिकेशन लेने के लिए। जैसे माइक्रो लेते हैं लोग हैं, अगर माइक्रो में पढ़ते हैं तो उनको 80% की सब्सिडी मिल जाती है। स्मॉल यूनिट्स है 60% का मिल जाती है। मीडियम अगर है इंटरप्राइजेस तो 50% की मिल जाती है। मतलब आप अगर अपनी क्वालिटी को लेके कम्पिटिटिव होना चाहते हैं, होना ही चाहिए, मार्केट में जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट जेड सर्टिफिकेशन देती है कि आपका प्रोडक्ट जो है कोई भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता है और आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। मतलब विदाउट डिफेक्ट का आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है और प्रोडक्ट आपका इन्वायरमेंट को कहीं से हानि नहीं पहुंचाता। इस तरह सर्टिफिकेशन मिलता है, अलग अलग लेवल पे मिलता है, हम लोग बात करेंगे अलग वेबिनार में। बट इसके लिए आपको गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करती है, आपके यहाँ कंसल्टेंट को भेजती है, आपकी जो पैसे खर्च होते हैं उसका आपको रिम्बर्स करती है, जिससे बताया मैंने आपको। उसके अलावा मुद्रा लोन है। आप सब जानते हैं मुद्रा लोन आजकल 50,000 शुरू हुआ, 10 लाख तक था, अब 20 लाख तक हो गया है अगर आपने लिया हुआ और उसको किया हुआ है। और इस तरह से मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, अभी तक जो आंकड़ा आया था 33 लाख करोड़ मुद्रा लोन डिसबर्स हुआ है। मतलब मुद्रा लोन आप सब जानते हैं कि किसको मतलब 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 20 लाख तक जा सकता है। अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो शिशु वाला जो कैटेगरी है उसमें आपको लोन मिलता है। आप फिर उसे बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं तो आपको अलग अलग 3 कैटेगरी है इसका, उसमें जाकर आपको लोन मिलता है। जो 20 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है विदाउट कोलेक्शन। आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस को ले जा सकते हैं, आगे ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा है PMYY, ये भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2015 में और ये भी कोलेटरल फ्री लोन है। जो स्टार्टअप है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको ऑब्जेक्टिव रख के किया 20 लाख तक का लोन है। तो ये अगर आप हैं इसमें तो अगर उद्यम रजिस्टर्ड है तो आपको इसका फायदा मिल जाता है। जैसे अगर बड़ा आपका बिजनेस हो गया, आपका बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो फिर CGTMSE की बात आती है। वहाँ आजकल बड़े आराम से 10 करोड़ तक चला जाता है, मतलब लिमिट चली गई है। पहले 2 करोड़ था, बढ़ के 5 करोड़ हुआ, फिर 10 करोड़ हुआ। और भी स्कीम्स है उसके साथ जो आगे बात करेंगे हम लोग दूसरे स्लाइड्स में, दूसरे वेबिनार में। लेकिन ये सब का फायदा आप MSME के तहत उठा सकते हैं। आपको जब लोन देता है बैंक ना, तो उस पर इंटरेस्ट भी कंसेशन देता है उसपे। मतलब अगर आप MSME में रजिस्टर्ड है तो आपको कहीं ना कहीं 0.5 0.75 के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा हो सकता है। अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसे मैंने बताया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में MSME आता है और उसके लिए कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करते हैं। मान लीजिए आप कोई पेटेंट की बात करते हैं, कोई ट्रेडमार्क आता, आपने बिजनेस शुरू किया, अब कोई इनोवेशन आपने किया, उसका पेटेंट लेना चाहते हो, आपने कोई ट्रेडमार्क आपके पास में है, उसको रजिस्टर करना चाहते हो, यूनिक ट्रेडमार्क है आपका, मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, उस केस में भी 50% तक की सब्सिडीज गवर्नमेंट आपको देती है। मतलब अगर आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के, राइट को लेकर के है, IPR को लेकर के है, तो उस स्कीम के तहत भी 50% तक का आपको अप्रोच करना चाहिए गवर्नमेंट को, MSME को, कंसल्टेंट को। 50% तक का आपको सब्सिडी उससे मिल सकता है आपको। उसके बाद आपने बिजनेस शुरू किया, आपका बिजनेस आगे बढ़ा, आपके वेंडर है, आपने पैसे आपने उनको अपनी प्रोडक्ट को बेचा, लेकिन उसने पैसे आपके रख लिए, नहीं दे रहा है, मतलब डिले कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को भी दूर कर, क्योंकि पता है कि MSME के पास में फंड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे उसको निपटा जाए, उससे कैसे बात करें, उसको एक और वर्किंग कैपिटल चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है, कैसे करें। तो उसके लिए भी MSME आपको सहायक है। समाधान करके स्कीम है MSME का, जो आपको आपके डिले पेमेंट के अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर आपका कोई पेमेंट है
जो डिले हो रहा है, नहीं दे रहा है, 45 डेज से ऊपर हो रहा है, तो आप उस साइट पे जाके संविधान स्कीम के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर बिल होना चाहिए। बड़े आसानी से इसको हम लोग, मैंने बोला कि मैं सबको टच कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जिसमें हम बात करेंगे कितना उनको पे करना पड़ सकता है, क्या उनको पेनल्टी लगेगी, उस वेंडर को क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो हम लोग अलग अलग बात करेंगे। लेकिन मैं इतना बताऊं कि आपका पेमेंट आपको मिल जाए, यानी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट आपको आपके डिले पेमेंट के लिए भी आपको प्रोटेक्ट करती है। मैं बात करता हूँ, जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर, आप कोई टेंडर ले रहे हैं, टेंडर लेने के समय भी प्रायोरिटी होती है एमएसएमई को लेकर। गवर्नमेंट का टेंडर है, उसमें एमएसएमई की प्रायोरिटी है कि एमएसएमई से हमें लेना है इतने लोगों को। यानी अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो उस केस में आप गवर्नमेंट के टेंडर लेने के लिए मतलब एलिजिबल है, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। लेने के एलिजिबल तो सब लोग हो सकता है, प्रायोरिटी आपको मिलेगी। मतलब गवर्नमेंट के टेंडर के लिए प्रायोरिटी अगर लेनी है तो आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सपोज करिए आपने टेंडर भी ले लिया, आपकी पेमेंट का भी प्रोटेक्ट होने लगा, बट आप चाहते हैं कि और आपको नॉलेज मिले, वो कहाँ से मिले? स्किल डेवलप हो आपका, आपकी टेक्नोलॉजी आपके पास अलग अलग आ सके, तो उसके लिए एमएसएमई मिनिस्ट्री अपने एमएसएमई रजिस्टर्ड लोगों के लिए समय समय पर अलग अलग वर्कशॉप का इंतजाम करती है, सेमिनार्स करते हैं। हमारे ऐसे लोग भी सेमिनार में शामिल होते हैं, वेबिनार करते हैं। ये सब के सब चीजें एमएसएमई मिनिस्ट्री आपके लिए लेके आती है ताकि आपकी स्किल में डेवलप हो। अगर आप एंटरप्रेनर हैं तो एंटरप्रेनर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आती है, आप मैनेजिंग में है तो एमडीपी लेके आते हैं, मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आती है। आप किसी टेक्नोलॉजी बेस में काम करते हैं तो वहां के लिए आपको ये लेके आती है कि आपको वो टेक्नोलॉजी समझ में आए। हमारे पास ग्रो एमएसएमई में हमारा एक साइट है, आप उस पर जाएंगे तो मैंने एक स्टोरी अभी जस्ट उस पर डालने ही वाला हूँ। एक लेडी का जो पिकल रोड पे बेची थी और आज कम से कम 7-8 करोड़ के टर्नओवर उनके पास में है। लगभग 152 करोड़ मतलब 152 टाइप के पिकल्स वो बनाती हैं। तो उनके लिए उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपको कैसे इसका सब आपने सीख लिया, तो बोले कि सर मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड थी और मेरे को ना हर बार ये मैसेज आता था कि यहाँ पे इस तरह के स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम होने वाला है। मैं वहां जाया करती थी और मैंने सब कुछ ट्रेनिंग लिया और कुछ अपने भी अपने स्किल लगाए इसमें, और इस तरह से मैं आज 152 तरह के पिकल्स को मैं आपको ब्रांड बताता हूँ। श्री कृष्णा पिकल्स नाम से ब्रांड है उनका। तो मेरा मतलब यह है कि इस तरह के प्रोग्राम गवर्नमेंट करती रहती है हर लेवल पे कि आपका स्किल डेवलपमेंट हो। आप एंटरप्रेन्योर हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप जो आपकी स्किल है वो डेवलप हो। आप मैनेजर हैं तो मैनेजर स्किल आप में डेवलप हो। आप कोई टेक्नोलॉजी वाले हों तो उससे रिलेटेड है तो वो आपका उसमें आपकी महारत हासिल हो। इसके लिए अलग अलग तरह से गवर्नमेंट आपके लिए काम करती है, एमएसएमई को प्रायोरिटी देती है। एक एक क्लस्टर स्कीम जो एमएसएमई के लिए ही है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो एक तरह के सामान बनाते हैं, लेकिन वो बनाते हैं, उनके पास पुरानी मशीनें हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उस तरह की मशीन को खरीद नहीं सकते। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मशीन आप खरीद लेते हैं तो उसपे भी आपको सब्सिडी है, लेकिन आप नहीं खरीद पाते हैं तो वहां क्लस्टर का स्कीम है कि 10 लोग, कम से कम 10 लोग एक साथ मिलते हैं और उनके लिए एक जगह एक मशीन, मतलब इसका प्रोसेस है अलग से, जो मशीन उपलब्ध कराती है एमएसएमई, और आप सब के सब 10 लोग, जितने लोग हैं 20 लोग हैं, आप वहां पे जाके अपना प्रोडक्शन करते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है और आपको वो मशीन लगाना भी नहीं पड़ता है अपने पास में। ना आपको उसकी पूरी बाइसें जरूरत पड़ती है और ना ही उसके लिए कॉस्ट लगाना पड़ता आपको। तो ये चीज आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होने का फायदा है।
अब आता है कुछ और सर्टिफिकेशन, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन आपने सुना होगा नाम, आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, या ऐसे ही कुछ और भी सर्टिफिकेशन होते हैं। उसमें भी एमएसएमई रजिस्टर्ड, जो उद्यम रजिस्टर्ड वाले लोग हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज भी होती है, उनके एक्सपेंसेस को भी गवर्नमेंट मीट करती है कुछ हद तक, जिससे कि उनको ये सर्टिफिकेशन मिल सके, क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिल सके, ताकि वो अपने माल को एक्सपोर्ट कर सके, उनके माल कंपटीशन में टिक सके और उनका ग्रोथ हो सके। उसके अलावा अब बात हुई कि माल भी मिल गया, पेमेंट का भी आपको प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन माल बेचना भी एक बड़ी कला है। माल बना लिया, बेचे कैसे? तो बेचने के लिए मिनिस्ट्री ने उसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म भी सामने लाए, जेम जैसा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा वो तो प्लेटफॉर्म मार्केटिंग का है, जो जिस पे अपने माल को डालते हैं और बेचते हैं, साथ ही साथ अपने माल को शोकेस कर सके, लोग को दिखा सके कि मेरा माल कैसा है। उसके लिए आप देखते हैं एग्जीबिशन लगता है। उस एग्जीबिशन, अगर आपका एग्जीबिशन डोमेस्टिक है तो वहाँ अगर आप एमएसएमई हैं, वहाँ अपना स्टॉल लगाते हैं, अपने माल को वहाँ दिखाते हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट एक लिमिट तक आपके एक्सपेंसेस को मीट करती है। जो वहाँ पैसे खर्च होते हैं स्टॉल लगाने में, उसको आपको रिम्बर्स करती है। साथ ही साथ अगर आप एक्सपोर्टर हैं, आप माल बाहर भेजते हैं और बाहर में कुछ इस तरह का एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेट फेयर्स में आपको गवर्नमेंट एमएसएमई मिनिस्ट्री आपको सपोर्ट करती है, अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं तो। इसके लिए आपको एमडीए प्रोग्राम, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस जैसे प्रोग्राम भी आपको ले आके देती है। मैं यहां तक कहूं, सबसे नीचे अगर आ जाऊं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल, एमएसएमई अगर आप हैं, अगर आपको पता है तो आप अपने जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी कंसेशन ले सकते हैं, रिबेट ले सकते हैं। इतना तक का फायदा एमएसएमई को, एमएसएमई मिनिस्ट्री से गवर्नमेंट दे सकती है, अगर आपके पास आपका गेटवे, आपका पास जो है ना उद्यम का रजिस्ट्रेशन है तो। यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका पास है, जो आपको इन सब को पाने के लिए आपको एलिजिबल करता है। अब बात आती है कि इतना सब चीज दे सकता है उद्यम, तो इसको लेना कितना आसान और कितना मुश्किल है। सबसे मजे की बात है कि सबसे आसान है इसको पाना। मतलब अगर आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं है, आप मैं यहाँ पे आपको साइट दिखाता हूँ। ये साइट आप जो देख रहे हैं आप पे, उद्यम रजिस्ट्रेशन का साइट है ये, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। यहाँ जो दिख रहा है आपके पास में, टोटल रजिस्ट्रेशन अब तक का जो दिखा रहा है करंट में 6,58,00,000, ये 43,801। अगर इसमें दोनों प्लेटफॉर्म को लिया है, इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म को भी और उद्यम रजिस्ट्रेशन को भी, तो ये साइट है। इस साइट पे आप जाकर के, आप इस साइट पे जाकर के इसका फायदा, मतलब यहाँ पे फॉर्म आराम से भर सकते हैं। इसको आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं यहाँ पे। बहुत सिंपल सा है कि आप वहां जाएंगे, आप अगर उद्योग आधार पहले लिए, जैसे मैंने कहा 2015 के पहले उद्योग आधार था। अगर आप में से कोई भी आपका क्लाइंट, आप अगर उद्योग आधार लिए हुए हैं, तो उद्योग आधार के माध्यम से आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे उद्यम पे। आपका जो प्रोप्राइटर है, जो पार्टनर है, जो डायरेक्टर है, उसका आधार यूज होता है उसमें, उसके आधार पे ओटीपी आती है, एक फॉर्म खुलता है। सेम वे में अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप जाएंगे वहां पे, फॉर्म खुलता है, ओटीपी आपके आधार से आती है, आप उस फॉर्म को भरते हैं। लेकिन हाँ,
उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी जानकारी जो दे रहे हैं वो ठीक दें, ताकि आपको उसका फायदा इन फ्यूचर मिल सके। आप जब उसको पूरा फिल करते हैं, मुश्किल से 15-20 मिनट में आपका काम कंप्लीट हो जाता है और आपके पास में एक यूआरएन नंबर, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम से पूरा एक सर्टिफिकेट आता है, इससे यूआरएन नंबर होता है, इसका आप यूज कर सकते हैं कहीं पे भी और इन सारे चीजों का फायदा ले सकते हैं। आप चाहें तो किसी अपने जो कंसल्टेंट है आपको आप कर दीजिए अपने अपने कस्टमर के लिए, कस्टमर चाहे तो कंसल्टेंट का हेल्प ले लें, लेकिन इसको ले लेना, मैं आपको अगर एक बात कहूँ आपको कि क्या ये, अगर आप पूछेंगे क्या मैंडेटरी है, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ तो क्या मेरे को लेना ये जरूरी है, मैं कहूंगा इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन बहुत नेसेसरी है ये। आपका कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ले लीजिएगा तो आप पे कोई कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अगर आप लेते हैं तो उसका बहुत फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट एमएसएमई के इंपॉर्टेंस को खूब समझती है और ये समझती है कि एमएसएमई को जितना हेल्प किया जाएगा उतना ये बड़ा होकर सामने आएगा। तो एमएसएमई के ये फायदे थे जो ब्रीफ में मैंने आपको बताया। अब सुनील सर को मैं ओवर टू सुनील सर, ताकि वो गुप्ता सर को बात कर सके कि जो सब्सिडीज वाला जो पार्ट मैंने अभी स्टेट किया है उसकी थोड़ी विशेष जानकारी उनके साथ मिल सके, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू। Thank you, Ashok sir. Thank you so much, Ashok ji, for sharing those visionary insights. It's clear that with the right guidance and knowledge, Udyam registration can open doors that many business don't even know exist. Let's have a quick question answers and observations and takeaways from the Ashok sir session. Are you ready with me? Before this session, how you are already registered with our Udyam और या फिर हम लोगों ने registrations अपने clients के लिए या अपने service providers के लिए हम लोगों ने कराया? Say yes or no on the chat. Let's recall all the things point wise. Say yes or no. No answer. Which of these benefits do you find most useful for loan, subsidies, ISO registration, that is scheme, and tender preferences? हम लोगों ने सबने सुना अशोक जी ने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया। हाँ, हम लोग अपने बिजनेस में इसको सबसे ज्यादा मोस्ट यूजफुल मानते हैं किस कंपोनेंट के लिए? You may use chat box for your answers. Let's move to the next question. Have you heard of the schemes like CGT MSC or PMEGP? Share your experience or just say yes or no. Okay. No question, no observation. Now move to the next speaker. Now let's move to the technical deep dive. We are honored to have with us C.H.K. Gupta ji, a respected name in the MSME advisory and compliances, to record the actual process of registration and how to unlock subsidies, loan and market support. Let's hear from him now. Just a reminder, if you have any query, drop them in the chat. Our team is actively tracking and will raise them with the expert after this session. Namaste. Good afternoon to everybody. Good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Yeah. तो अशोक जी ने आप लोगों को उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में काफी कुछ जानकारी दी, जिससे ये तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन है और हालांकि इसकी कोई करने या ना करने की कोई लीगल कंपल्शन नहीं है, लेकिन ये आपको सबको करना चाहिए और बहुत सारे दरवाजे इसका ये अगर आपके पास नहीं है तो बंद हो जाएंगे और हुआ है तो खुल जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि जो एक तो इसको करना ना बहुत आसान है। एमएसएमई की साइट पे जाइए, उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल है,
5-7 मिनट में कुछ डेटा आपको भरना होगा और वो ओके हो जाएगा। इसमें सजेस्टेड अप्रोच ये है, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इसमें कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन इसमें सभी लोगों से मेरा एक सजेशन है कि आप उसे हर साल कम से कम अपडेट जरूर करें। जैसे आपकी बैलेंस शीट फाइनल हो गई, इनकम टैक्स की रिटर्न चली गई, तो आप उसको एक बार लॉग इन करें और उस डेटा को अपडेट करें। उससे क्या होगा कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है, आपका जो इनकम टैक्स में और जीएसटी में जो अपडेटेड डेटा है उसे वो फेच कर लेगा। तो पब्लिक डोमेन में आपकी करंट जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि आपने देखा होगा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का जो एक बूम आया है वो पिछले 10 साल में ही आया है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको लगेगा कि पब्लिक डोमेन में आपके डेटा होने से क्या फायदा होता है। आप सबको ध्यान में होगा कि 2020 में कोविड आया भारत में। तो जब कोविड भारत में आया तो भारत में कोई चीज अवेलेबल नहीं थी, न तो पीपीई किट अवेलेबल थे, न मास्क अवेलेबल थे, न वेंटिलेटर अवेलेबल थे, कुछ अवेलेबल। तो जब इन चीजों की जरूरत बहुत बल्क लेवल पे भारत सरकार को और भारत को पड़ी, तो पीएमओ ने डायरेक्टली उन सब लोगों की पब्लिक डोमेन के डेटा को सर्च किया जो इन चीजों से रिलेटेड कुछ भी उनके पास नॉलेज, स्किल या कुछ फैसिलिटी थी। तो उन्होंने उस डेटाबेस को सर्च करके उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जिन लोगों से वो ये काम करवा सकते थे, और उन लोगों से रातों रात उन्होंने पूरी सपोर्ट देके उनकी फैक्ट्रियों को खुलवा के, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करके, उनको मशीनरी सपोर्ट करके उन लोगों से उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कराई। उसी के बदौलत आज हम पीपीई में, मास्क मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में फ्रंट रनर्स की पोजीशन पे हैं। तो अगर हम अपने डेटा को डिजिटल प्लेटफॉर्म से या अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन के बैकएंड डेटा में अपडेट करके रखेंगे, उसमें लिखते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट कौन कौन सा है, हम किस किस एरिया में काम करते हैं, तो वो सारी चीजें अगर अपडेटेड होंगी तो कभी इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी में, या जो एक एमएसएमई का डेटा बैंक है उसमें जब लोग हमें सर्च करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम किस एरिया में काम करते हैं, तो वहां से हमारे पास कुछ क्वेरीज या कुछ लीड्स या कुछ इंक्वायरी हम लोगों के पास आ सकती हैं, जिससे कि हमारा बिजनेस बड़ा होने की संभावना है। तो इसलिए अपने उस डेटाबेस को अपडेट करके रखें। और कुछ जैसे अगर प्रैक्टिकल बिजनेस के एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें कि जो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन से क्या फायदे हो रहे हैं और क्या नई नई स्कीमें इस डोमेन में सरकार की तरफ से आ रही हैं, उनके मैं एक दो की जानकारी आपको देना चाहूंगा। कि बाकी तो अशोक जी ने काफी डिटेल में सबके बारे में बताया है। एक तो जो समाधान पोर्टल है उसका अशोक जी चर्चा हुई है क्या आपके माध्यम से? म्यूट म्यूट म्यूट। ब्रीफ किया था सर थोड़ा सा, लेकिन आप उसको आप डिटेल बताइए। देखिए, एमएसएमई की जो सबसे बड़ी परेशानी है, एक तो पैसे की परेशानी है, दूसरी ये है कि उनका पैसा बाजार में फंस जाता है। तो समाधान पोर्टल, अगर आप उद्यम में रजिस्टर्ड हैं, तो अगर किसी व्यक्ति ने आपका पैसा नहीं दिया है, 45 दिन से ज्यादा वो आउटस्टैंडिंग है, नहीं आ रहा है, तो आप इस पोर्टल पे उसका केस को लिस्ट कर सकते हैं और एमएसएमई मिनिस्ट्री उसको टेकअप करेगी और आपके पैसे वहां से निकल जाएं, इसकी व्यवस्था करेगी। इसमें मैं आपको और एक चीज बता देता हूं कि 2023 में बजट में एक नया प्रोविजन डाला गया जो कि 1/4/24 से एप्लीकेबल है। अगर आपने एज ए एमएसएमई आपने किसी व्यक्ति को माल बेचा है और अपने इनवॉइस पे, इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि अपने इनवॉइस पे अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आप कोट करें। आपने उस पर लिखा हुआ है कि हम एमएसएमई हैं, हमने आपको ये माल बेचा, तो अगर वो व्यक्ति आपको पैसे नहीं देता है, ध्यान से सुनने की बात है, तो उस व्यक्ति को वो खर्चा उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में अलाउ नहीं होगा। उसका बेनिफिट लेने के लिए उसे आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो आपको पैसे नहीं देता है तो उसका वो खर्चा इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है एमएसएमई के लिए, और वो तभी जरूरी है कि जब आप डिक्लेयर करेंगे कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ये है
और इस उद्यम रजिस्टर्ड होल्डर कंपनी ने इस व्यक्ति को ये वाला माल बेचा जिसके पैसे नहीं आए, तो वो पैसे वो अपने इनकम टैक्स में एज ए एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता, इसलिए वो आपके पैसे समय पे देगा। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन होल्डर हैं और साथ में आप उसे कोट भी कर रहे हैं अपने इनवॉइसेस के ऊपर। आपको बताना है उसे कि मैं एमएसएमई हूँ, मेरे पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। तो इसके अलावा शायद ट्रैक्स एक प्लेटफॉर्म उसने दिया है कि जिसमें जितनी भी हम एमएसएमई हैं, तो अगर किसी कंपनी की टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उस व्यक्ति के लिए ट्रेड्स पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो एज ए ट्रेड्स पे रजिस्ट्रेशन करना, अगर मैंने किसी ऐसी कंपनी को जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है उसका माल दिया है, तो ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे जाके मैं उस बिल को डिस्काउंट करा सकता हूँ। तो मेरे को जो आउटस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगी कि जैसे ही मैंने माल को डिस्पैच किया, वो मेरे कस्टमर को रिसीव हुआ, तो वो पैसा मुझे मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक दो चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे एमएसएमई की स्कीम्स को और कैसे एमएसएमई की फैसिलिटीज को यूज करके कुछ लोगों ने अपने बिजनेस को इतना बड़ा बनाया कि जिससे कि आज वो अपने लिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए और अपने स्टेक होल्डर्स के लिए एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। और ये कहीं से नहीं है, ये सारी स्कीम्स गूगल्स पे अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, सबको पता है। लेकिन हमें उन्हें प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, कैसे हमें उसे अपने फायदे के लिए यूज करना है, जिससे कि हमारी जो बड़ी समस्याएं हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए और हम अच्छा से अच्छा बिजनेस कर पाए। तो दो तीन स्कीम को जो यूज करके लोगों ने बड़ा बनाया है मैं बता देता हूँ कि जब तक भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से नहीं था 2018, 20, 21, 22, तब तक आपने देखा होगा कि कंपनी बड़ी स्टैग्नेशन पे चल रही है। 2 करोड़ की टर्नओवर है तो वो 10 साल से 2 करोड़, 2 करोड़ 5 लाख, मतलब वो ग्रोथ नहीं थी। तो जब से ये एमएसएमई की स्कीम आई तो हमारे एक क्लाइंट हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, तो उनकी बैंकिंग नहीं थी, कुछ उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, कोलेटरल भी नहीं थी उनके पास, तो जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती थी। तो हमने उसको डेवलप करने के लिए दो तीन तरीके निकाले। एक तो एनएसआईसी की स्कीम हुआ करती थी उस समय कि अगर आप एमएसएमई हैं तो आपको ईएमडी अलग से देने की जरूरत नहीं है, आप अपना नंबर लिखिए, आपको टेंडर लगाने के लिए आपको ईएमडी नहीं करनी पड़ेगी। उस स्कीम का हमने फायदा लगाया जिससे कि हमें जो शुरू में 1-1.5% अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देनी पड़ती है, उससे हमारी बचत हो गई। दूसरा, पब्लिक प्रिक्योरमेंट में एक प्रोविजन है सर कि एक तो जो 25% सारा पब्लिक प्रिक्योरमेंट होता है, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, उसका 25% एमएसएमई के लिए रिजर्व होता है। तो अगर आप एमएसएमई हैं तो वो गुड्स सारी से सारी टेंडर्स का 25% एमएसएमई के लिए रिजर्व रहेगा। तो जब आप अपनी बिड भर रहे होंगे तो उसमें आपको अपना वो एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, तो आप एलिजिबल होंगे उस 25% को टेक केयर करने के लिए। एक और फायदा है सर इसमें कि मान लीजिए कि आप एमएसएमई हैं और जो दूसरा आपका कॉम्पिटिटिव बिडर है वो नॉन एमएसएमई है, तो आपको 15% का उसमें एडिशनल बेनिफिट मिलता है। इसे एज एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं कि किसी एक मटेरियल सप्लाई की बिड के लिए किसी लेट से टाटा ने 100 रुपए का बिड किया और आपने 115 रुपए का बिड किया, तो आप दोनों एट पार पे माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि एज ए एमएसएमई आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो आपको 15% का बिड में एडवांटेज है, तो आप 15% ज्यादा कोट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू अ बिग कंपनी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब मेरा कंपटीशन होगा, जब मैं L1 डिक्लेरेशन होगा, तो लेट से मैंने 114 दिया है और उसने 100 दिया है, तो मेरे को 15% का बेनिफिट है, तो L1 मैं होऊंगा डेस्पाइट गिविंग ए बिड ऑफ 114 रुपए। टाटा L1 नहीं होगा, L1 मैं होऊंगा एज ए एमएसएमई। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हमने इन सारी चीजों को स्टडी किया कि ये टेंडर बिजनेस में या पब्लिक सप्लाई बिजनेस में हमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं।
तो हमने ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट को यूज किया, इस 15% के लीवरेज को यूज किया और हमने टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया। उसके लिए वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था के लिए भी हमने अपने एमएसएमई की स्कीम्स को यूज किया और उस समय में जो लिमिट थी सीजीटीएमएससी में, अब तो 10 करोड़ की हो गई है, लेकिन उस समय इसकी लिमिट 2 करोड़ हुआ करती थी। तो हमने बैंक से उसके लिए भी 1 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की और इन चीजों में बिना अर्नेस्ट मनी के टेंडर लगाए, वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था की, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को यूज किया और अपने लीवरेज को यूज किया 15% का। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जो हम 2 करोड़, 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 10 लाख रुपए पे स्टकअप हो गए थे, उसको ग्रो करके हम धीरे धीरे 5 साल में हम उसे आज 22 करोड़ तक लेके आ पाए, इन्हीं सब चीजों को यूज करके। क्योंकि हमने वर्किंग कैपिटल की जो व्यवस्था की वो भी एमएसएमई की स्कीम के तहत की, अपनी टर्नओवर के लिए जो हमने बिडिंग की, जो टेंडर्स में गए वो भी हमने एमएसएमई स्कीम के तहत किए, और सारे के सारी व्यवस्थाएं जो हमें बेनिफिट दे सकती थी हमने उन सब का फायदा उठाया और अपने लिए, अपने एंटरप्रेन्योर के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छा बिजनेस खड़ा करके हमने दिखाया। तो ये सब चीजें कोई भी कर सकता है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिजर्व है किसी के लिए या इसकी कोई प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है या इसमें किसी चीज में फीस लगेगी। तो इस पूरे एपिसोड की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जितनी भी स्कीमें मैंने बताई ना, इनमें से किसी भी स्कीम में किसी भी चीज में कोई फीस नहीं। उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी आपको कोई फीस पे नहीं करनी, उसकी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी को आपने पैसे नहीं देने, आपको खुद जाना है। किसी से सलाह करनी है तो आपके पास बहुत सारे कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, आप जाइए, आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराइए और उसमें सही डेटा भरिए। इसमें आप एक और चीज देख रहे होंगे कि दाईं तरफ अगर आप डेटाबेस में देखेंगे तो उसमें एक डेटा अपडेट हो रहा है कि भारत में एमएसएमई सेक्टर्स में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। तो आजकल अगर आप देखेंगे तो 28 करोड़ रुपए का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एमएसएमई से दिख रहा है। तो इसलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि उसमें जो भी कॉलम है उसे आप ठीक से भरें, जो सही चीजें हैं वो सही भरें। उसमें बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपके एसेट्स की डिक्लेरेशन पूछ रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट है, किस एरिया में आप काम करते हैं, कहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, कितने एम्प्लॉयज आपके यहाँ हैं, ये सब पूछता है ना। ऐसा तो कुछ उसमें आपसे कोई ऐसी जानकारी तो मांगता ही नहीं, वो अपने बिजनेस के बारे में जानकारी मांगता है। तो मेरी सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप उसमें सही सही फिगर दें, ठीक है। इसके अलावा जो मैं बिजनेस से मतलब डायरेक्टली रिलेटेड जो 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 स्कीम्स हैं या जो जिन चीजों को हम अपने बिजनेस में डे टू डे में यूज कर सकते हैं, कुछ तो ऐसी है कि जो पेटेंट से रिलेटेड है, बहुत सारे लोग यूज नहीं करते, आईएसओ से रिलेटेड है, बहुत सारे लोग यूज नहीं करते। लेकिन ये 25% का प्रिक्योरमेंट का रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट, जैम का पोर्टल हमारा है पूरा का पूरा, उसका बेनिफिट, समाधान का पूरा बेनिफिट, और एक ना एक चैंपियन पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया है जिसमें कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट अवेलेबल होती है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और एक अगर आप अवेयर रहें तो मैंने अभी अपने लिंक्डइन पे शेयर किया है, भारत सरकार की ना एक स्कीम है और वो बहुत अच्छी स्कीम है, वो हैकाथलॉन चलाती है। आपके मन में अगर कोई आइडिया है, मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई नए एंटरप्रेन्योर हैं और आपको लगता है कि इस आइडिया को हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, तो उसमें एक हैकाथलॉन चलती है जिसमें आपको अपने आइडिया को सबमिट करना होगा, उससे रिलेटेड चीजें आपको बतानी पड़ेंगी और एमएसएमई मिनिस्ट्री आपको 15 लाख रुपए की ग्रांट देगी टू कन्वर्ट योर आइडिया इनटू कमर्शियल प्रोडक्शन। फॉर्चुनेटली अभी एक हैकाथलॉन 5.0 ओपन है, मैं अशोक जी के साथ शेयर कर लूंगा, उसकी लास्ट डेट 14 तारीख है, उससे आप सबमिट कर सकते हैं। कोई आइडिया आपका है, आप अपने आइडिया को सबमिट कीजिए, वो डिटेल्स आपसे मांगेंगे और आपको उसमें 15 लाख रुपए की ग्रांट मिलेगी जो आपको वापस नहीं करनी। आपको मैं ये बता दूं कि ये रनिंग स्कीम है 5.0, 4 स्कीमें ऑलरेडी निकल चुकी हैं और इन 4 स्कीमों में करीब 18,000 लोगों को ये ग्रांट मिल चुकी है।
2 हमारे क्लाइंटों को ये ग्रांट मिल चुकी है, जिनमें कि उनके आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए उनको 15 लाख रुपए की ग्रांट मिली। उनमें से एक व्यक्ति ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में है, वो ड्रोन्स बनाता है। अब वो उन ड्रोन्स को थोड़ा ज़्यादा इनोवेशन उसमें लाके ज़्यादा एडवांस लेवल पे ड्रोन्स बना रहा है और उसके ड्रोन्स आर्मी में जाते हैं, भारत के डिफेंस में उसके ड्रोन्स लगते हैं। और ये कैसे हुआ है? इन्हीं स्कीमों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि भारत की 25% प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के लिए एमएसएमई सेक्टर रिजर्व है, वो उसे वहीं से ही लेनी पड़ेगी। ठीक, तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप जितनी ज्यादा जानकारी अपने लिए लेंगे ना, सबसे ज्यादा जो जो एसेट है वो नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, तो बाकी की सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये सारी की सारी सुविधाएं जो आज अवेलेबल हैं भारत सरकार की तरफ से, उनका फायदा उठाइए। जहां आपको लगता है कि आपको किसी मदद की जरूरत है, आपको किसी एरिया में कष्ट हो रहा है, तो ग्रो एमएसएमई क्लब इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। इस क्लब का, इस ऑर्गेनाइजेशन का सोल पर्पस ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा एमएसएमईज को आगे लेके आए। अभी अशोक जी ने एक डेटा दिखाया था ना कि सिर्फ ये जो हमारी 6.5 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं, इनमें से सिर्फ 35-40 हजार एमएसएमई ऐसी हैं जो कि मीडियम है, मतलब 250 करोड़ से लेके 500 करोड़ की टर्नओवर उनकी है, और करीबन 4-4.5 लाख ऐसी हैं जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक है। बाकी की सारी 6 करोड़ ऐसी हैं जिनकी की टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है। तो हमारा सिंगल एक सूत्री कार्यक्रम ये है कि हम इनको एक स्टेप आगे लेके आना चाहते हैं कि जिससे जो अभी माइक्रो है उसे स्मॉल बनाएं, जो स्मॉल है उसे मीडियम बनाएं। तो इसी पर्पस से हम लोग इन सारी चीजों को करते हैं। जहां आपको कोऑपरेशन चाहिए या कोई सपोर्ट चाहिए तो आप ग्रो एमएसएमई से संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, और कुछ हो तो बताएं। Yes, sir. Thank you, Gupta sir, for that structure and highly practical explanations. I'm sure many more attendees are already feeling more confident about taking the first step to register or expand the Udyam profile. I would request Gupta sir, please stay with us for this candid and insightful conversation to continue. Yes. I'm there. वीडियो इसलिए बंद कर देते हैं ना, थोड़ा बैंडविड्थ की कम लगती है, फिर वीडियो बंद होता है तो। Hope you are with us. Gupta sir, आप हमारे साथ हैं अभी? Yes, I'm there. So now we shift into the interactive podcast style discussion where I will ask some real industry questions जो कि हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हमने कुछ इंडस्ट्रीज में कॉमन क्वेश्चंस जो चैलेंजेस हैं वो हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो अगर आप उनका एक आंसर दे पाएं और उसको रिस्पॉन्ड कर पाएं तो हमारे बाकी सारे अटेंडेंट्स भी उसका बेनिफिट ले पाएंगे। बताएं। What are the most common mistakes MSMEs make while registering under the उद्यम? सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो ना उसमें अपना रियल डेटा नहीं डालते, मतलब ध्यान से नहीं भरते। एक तो क्या होता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो उन्हें लगता है कि ये पता नहीं कौन सा रजिस्ट्रेशन है, वो किसी को भी दे देंगे कि यार मेरा उद्यम बना दे, उसको आधे से ज्यादा जानकारी होती नहीं है। तो आप इसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि आप अपना रियल डेटा डालें, कुछ भी उलझलूल डालने की जरूरत नहीं है। कितने एम्प्लॉय आपके पास हैं डालें, किस सेक्टर में आप काम करते हैं ये डालें, क्योंकि डेटाबेस आपका देख रहा है ना, कोई सर्च कर रहा है। जब डेटाबेस को सर्च कर रहा है तो आपकी सही जानकारी उसे मिलेगी, तभी तो उसमें से लीड्स आएंगे आपको। तो ये बेसिक मिस्टेक है कि आप इसे ना, और बहुत सारे लोग इसे एक तरीके की बला समझते हैं कि यार उसने उद्यम रजिस्ट्रेशन मांग लिया कर दे। नो, इट इज बेसिक डॉक्यूमेंट, आपका बेसिक डॉक्यूमेंट है। आप इसको मन लगा के करें, इसमें अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन डालें। और दूसरा मैंने जो बोला था कि इसे हर साल अपडेट भी करें, एक बार जाके लॉगिन करें, अपडेट करें, तो वो आपको फ्रेश डेटा उठा लेगा। हम दूसरी गलती ये करते हैं कि हम उसे अपडेट नहीं करते। करिए आप उसे अपडेट, हर साल कीजिए। और सर मैं यहाँ पे लूँ कि जो हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिकली देखते हैं जो गलतियाँ होती हैं, एक तो NIC कोड्स आता है सर, NIC कोड्स और पैन
ये कई बार लोग गलत पढ़ते हैं। ऐसे कोर्स को आप सही भरिए। जब भी आप इस तरह के फॉर्म को भर रहे हैं, इनकम रजिस्ट्रेशन को भर रहे हैं, कर रहे हैं, तो ऐसी कोर्स को इम्पोर्टेंटली थोड़ा ठीक से भरिए उसको, वो गलत मत करिए। दूसरा कि आप इसको ना, जैसे सर ने कहा कि चेंजेस जो आपके एंटरप्राइज में होते हैं ईयरली, उसको आप वहाँ पे अपडेट करते रहिए। पहले आपके पास एम्प्लॉय कम थे, पहले आपका टर्नओवर कुछ और था, पहले आपकी मशीनरी इतनी लगी हुई थी, उसको आप अपडेट करिए उस पर। और साथ साथ कई लोग गलतियाँ ये करते हैं कई बार, हालांकि ऐसा चलता नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी लोग अपनी जीएसटी होने के बावजूद, क्योंकि जीएसटी सर उसमें मैंडेटरी है नहीं, जीएसटी नहीं है तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन उद्यम में हो जाएगा। तो कई बार लोग पास जीएसटी होने के बावजूद भी वो लोग उसको रजिस्टर्ड नहीं कर, मतलब उसमें अपडेट नहीं करते, लिंक नहीं करते, बैंक अकाउंट को लिंक नहीं करते। और बेसिकली मतलब मेरे हिसाब से कई बार प्रैक्टिकली यही गलतियां दिखाई पड़ती है। और कई बार तो लोग इसको रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं है, जब तक कोई मांगता नहीं है, कोई बैंक नहीं मांगता है, कोई अथॉरिटी नहीं मांगती है, तब तक रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ कि जिस दिन आप कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, जैसे आप पैन कार्ड लेते हैं, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए। जीएसटी लीजिए न लीजिए, पहले एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए। ये मेरा मतलब मानना है सर। Now move to second question, sir. Many MSMEs struggle to get collateral-free loans. How does Udyam help in getting easier access to credit? Here, I would say, how can a small enterprise with limited documentation access the collateral-free loans? हाँ, देखिए, कोलेटरल फ्री लोन हो, कोई और फैसिलिटी हो, हर फैसिलिटी को लेने के लिए ना कुछ बेसिक कंडीशंस होती है, ठीक है। तो अगर मैं वो बेसिक कंडीशंस पूरी करूंगा तो वो मुझे मिलेगा, ठीक। अगर मेरी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो वो मुझे नहीं मिलेगा। एक सिंपल सा हमारे यहाँ एक इडियम है ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जी, सब जानते हैं ना। इसको उल्टा कर दो कि जैसा फल चाहिए वैसा कर्म करो। तो अगर आपको चाहिए कोलेटरल फ्री लोन तो उसके लिए रेशो चाहिए, आपकी बैलेंस शीट में ड्राइंग पावर बननी चाहिए, आपकी बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिटेबिलिटी ठीक होनी चाहिए, आपका ये एक बैलेंस शीट ये दिखानी चाहिए कि अगर मैं इसे 1-2 करोड़ रुपए का लोन देता हूँ तो इसके पास रीपेमेंट कैपेसिटी है। देखिए, बैंक आपकी दो चीजें देखता है, आपके कागजों के माध्यम से वो दो चीजें स्टैब्लिश करता है। एक आपकी कैपेसिटी टू रीपे, वो कैसे देखेगी, आपकी बैलेंस शीट देखेगा, वो DSCR रेशो निकालेगा, डेट सर्विस कवरेज रेशो जिसे बोलते हैं हम, मतलब वो ये देखेगा कि आपको अगर मैंने लोन दिया तो आप इसे रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपका इंटेंशन कैसे देखता है, इंटेंशन आपकी सिविल रिपोर्ट निकालेगा, पिछले जो आपने लोन लिए थे उसका ठीक टाइम पर रीपेमेंट करा या नहीं करा, ये दोनों चीजें देखेगा। तो अगर इन दोनों चीजों में कोई खराबी है तो आप ये एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हैं कि आपको वो लोन देगा। आप अपने आप को बैंकर के शूज में डालोगे। एक आदमी आपके पास आया, आपसे 10,000 रुपए का सामान ले गया और उसके पैसे आपने दिए नहीं, उसको उसने दिए नहीं, तो वो जब वो दोबारा आपसे माल लेने आएगा तो आप माल दोगे उसे, नहीं दोगे ना। यही कहोगे कि भाई पहले पुराने वाले पैसे तो लिया। यही कंडीशन बैंकर के साथ है। तो आप अगर पीछे जो आपने पैसे लिए हैं उसमें आपका ट्रैक रिकॉर्ड गंदा था तो फिर आपको कोई कैसे पैसे देगा। तो आपको अपना ट्रैक साफ सुथरा रखना है, जिससे पैसे लो समय पर रीपे करना है, आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिटेबिलिटी दिखनी चाहिए, मार्जिन दिखनी चाहिए, तो आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा और अच्छे से मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बैंक आपको कोलेटरल फ्री लोन देना चाहता है। लेकिन आपका प्रोफाइल, आपकी किताबों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बैंक आपको कोलेटरल फ्री लोन दे दे। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करो, लोन मिल जाएगा। ठीक है सर। जी सर। सर more questions, sir. सुनील सर, How fast? थोड़ा यहाँ पर सुनील सर यहाँ पे मैं बोलता हूँ सर को थोड़ा सपोर्ट करते हुए। बेसिकली सर ने सारी बातें बोल दी लोन्स को लेके जो हम लोग करते हैं नॉर्मली। MSME को दो भाग में बांट सकते हैं आप, एक तो अभी स्टार्ट किया है और दूसरा बिजनेस चल रहा है। तो स्टार्ट जब किया है
तो हम लोग उसके आइडियाज़ को देखते हैं, उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखते हैं कि आखिर ये पैसा जो लगा रहा है, कहाँ पे लगा रहा है, क्या आइडिया है, पैसा आएगा कि नहीं लौट के आएगा, हमारा पैसा मतलब इंटरेस्ट के साथ लेंडर के पास आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरा, अगर वो मतलब बिजनेस कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, बिजनेस एक्सपेंशन जा रहा है, उस समय हम देखते हैं कि इसने जो पहले पैसा लिया था, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसने ठीक से पे किया है कि नहीं किया। जो बिजनेस से पैसा लिया था, पैसा ठीक से लगाया है कि नहीं लगाया है, लगाया है तो कहाँ लगाया है, उसका कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्योंकि सर, कोलैटरल फ्री लोन देना हमेशा रिस्की लोन होता है, और रिस्की लोन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने अगर सीजीटीवीसी ने 75% का मतलब गारंटी दे दिया है तो 75% डिफॉल्ट होते ही बैंक को मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए भी अलग प्रोसेस है। तो बैंक की अपना रिस्क होता है वहाँ पे। तो बैंक ये देखता है कि ठीक है, अगर हम पैसा जहाँ दे रहे हैं, रिस्क अगर ज्यादा ले रहे हैं, तो क्या ये इसका आइडिया कैसा है, इसने जो पेमेंट किया, क्रेडिबिलिटी पूरी की पूरी तरफ देखी आती है कि बंदे ने जो पैसा लगाया है तो कहाँ लगाया है, उसका आइडिया क्या है, कैसा पैसा लौट के आएगा हमारे पास में, पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस बेसिकली लोन, कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है। सुनिए जी सर. Sir, I have some couple of questions is there. May I ask? हाँ, Gupta sir, how fast are the capital subsidies generally disbursed after the eligibility? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसकी एलिजिबिलिटी कब आती है। देखिए, जो कैपिटल सब्सिडी होती है, ये बेसिकली, सबसे पहले तो मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि ये मिलती कब है, क्यों मिलती है, किसको मिलती है। ठीक, मैं बता दूं कि जो भी व्यक्ति अपनी कंपनी में कोई नई कंपनी लगा रहा है, नया इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है या एक मेजर एक्सपेंशन कर रहा है, वो एलिजिबल है। जो नया धंधा चला रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, उनमें से 75% लोग एलिजिबल होते हैं जो कि नहीं लगाते, अप्लाई नहीं करते। ठीक है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसका फॉर्मेट है, और जनरली जिस दिन आपने कोई नई कैपिटल इंक्रीज की है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर ये आ जाती है। अगर उसका पेमेंट लोन के थ्रू हुआ है, अगर आपने लोन लिया है, तो वो बेसिकली लोन अकाउंट में चली जाएगी और वो आपका लोन अमाउंट कम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में इसको लेना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जो आपका फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी तरफ से भी इसमें एप्लीकेशन जा सकती है, और उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो जो 15% की कैपिटल सब्सिडी है, वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में, जो लोन अकाउंट है, उसमें क्रेडिट होती है। जनरली इसका पीरियड करीबन 6 महीने का रहता है, कि 6 महीने लगते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट जाती है, तो इसका बजट एलोकेशन बनता है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट से इस प्रकार की इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, और फिर उसका डिसबर्समेंट होता है। तो इसमें 6 महीने लग जाते हैं, विच इज ए रीजनेबल सा टाइम है, कोई ऐसा विषय इसमें रहता नहीं है। The last question. Can an MSME avail multiple schemes under the Udyam? हाँ, अरे कितनी भी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर मान लीजिए आपने ISO की सब्सिडी ली, आपने मार्केटिंग इनिशिएटिव की सब्सिडी ली, आपने पेटेंट की सब्सिडी ली, आपने कोलेटरल फ्री लोन लिया, नहीं जितनी चाहे ले लो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक समय पे एक ही स्कीम मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक और भी चीज बता दूं कि जैसे हर एक स्कीम होती है ना, तो हर एक स्कीम का नोडल एजेंसी अलग अलग होता है। ठीक है, कोई किसी मिनिस्ट्री से गवर्न हो रही है, कोई कहीं से आ रही है, कोई किसी को कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो कई बार पता भी नहीं होता एक दूसरे को कि ये चीजें एक दूसरे से हो रही हैं। अब जैसे आजकल ना MSME में इधर अभी नहीं हुआ, लेकिन वेस्ट और साउथ में ये बहुत ज्यादा प्रोसेस चल रहा है कि MSME मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला डिपार्टमेंट है, ये MSME की जो फैक्ट्रीज हैं, उनकी छत पे सोलर पावर का प्लांट लगा है। ठीक है, रूफ टॉप सोलर पावर, जिससे कि उनकी फैक्ट्री को चलाने के लिए उनको वहीं से ही बिजली मिल सके। तो ये 2 डिपार्टमेंट मिल गए और बढ़िया काम हो रहा है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है MSMEs के पास कि आप कितनी स्कीमों को एक समय में यूज कर सकते हैं। आप जितनी चाहे स्कीमों में आपकी एलिजिबिलिटी हो रही है, वो उतनी आप कर सकते हैं। Thank you, sir.
केवल लोन्स में कभी कभी होता है कहीं पे कि एक लोन आपने लिया हुआ है ना, वो दूसरा वाला कहीं उसमें मतलब ऐसा होता है कहीं नहीं भी होता, अदरवाइज सारे स्कीम्स ले सकते हैं आप, सब ले सकते मतलब ये कहने का है कि आप लोन भी ले सकते हो और आईएसओ का हैं। जी सब्सिडी भी जी। ले सकते हो। ये हम्म। कहने का मतलब है, मतलब जी लोन ले लिया तो ऐसा नहीं है कि आपको आईएसओ की सब्सिडी नहीं मिलेगी, नहीं लोन मिले। भी मिल जाएगा, आईएसओ की सब्सिडी भी मिल जाएगी। बिल्कुल। Thank you, sir. This is from my side. Any question from participants or attendees? Please raise your hand. Otherwise, we will move to the ये closing धीरेन्द्र argument. जितने धीरेन्द्र झा जी ने रेंज उठाया हुआ है। हाँ, धर्मेंद्र झा को पूछा आपने। धर्मेंद्र जी कौन है? धीरेन्द्र जी पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम पहले 2015 के बाद मैंने तभी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था और अपना बिजनेस भी स्टार्ट मैंने किया था ऑनलाइन पर, है ना, ये लॉकडाउन में सर्विस सेक्टर में। मगर अनफॉर्चुनेटली सर वो चल नहीं पाया, है ना, कहीं ना कहीं मेरी गलती थी उसमें। तो मैंने उसको सोचा क्या कि एमएसएमई के थ्रू जो है मैं उससे लोन लेके और फिर मैं उसको स्टार्टअप करूँ। तो लेकिन उसमें मुझे उतना अवेयर नहीं था कि मैं कहाँ से ये करूँ, कहाँ से मैं कंसल्टेंट करूँ। तो लास्ट में उसको छोड़ दिया, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मैं उसको फिर दोबारा मैं स्टार्ट करूँ। तो क्या मुझे फिर से एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आप ये जो एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो जी आधार और पैन के ऊपर वो यूनिक है, ठीक है। जी हर जी एमएसएमई का पैन नंबर यूनिक होना चाहिए। तो अगर आपके पैन पे एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको उसी को, अगर आपने 2015-16 में किया तो आपके पास उद्योग आधार होगा, आपके पास नहीं, उद्यम। उद्यमी है सर। मैंने लॉकडाउन में किया था, मैंने लॉकडाउन में किया था। लॉकडाउन में क्या था, आपके पास उद्यम उद्यम है तो आप जी उसमें लॉग इन कीजिए, ठीक। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ओके ठीक। तो उसे आप लॉग इन कीजिए। अगर आपकी फैक्ट्री कंपनी का नया नाम आपने बना लिया है तो आपको वो नई कंपनी उसमें टैग करनी पड़ेगी, ठीक है, नई यूनिट उसमें आपको बनाना पड़ेगा। ये बेसिक काम है। फिर आप क्या काम करना चाहते हैं उसके लिए फिर आप अलग से बैठिए, क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है। पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आपने जो काम किया था पहले उसकी क्या डिटेल्स रहे, कहाँ गलती हुई, जी क्या करना थी। क्योंकि देखिए इंसान जब भी कोई काम करता है ना तो उसमें उसे दो चीजें मिलेंगी, वो हमेशा पॉजिटिव है, या तो वो सफल होगा या उसे सीख मिलेगी, बिल्कुल ठीक है ना। तो नुकसान कभी नहीं, अगर आपने प्रयास किया है तो जी आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि या तो आपको सफलता मिलेगी या सीख मिलेगी, तो बिल्कुल दोनों ही चीजें आपके लिए बेनिफिट की हैं। तो अगर पीछे आपका काम ठीक से नहीं हुआ तो आपको कम से कम उसकी सीख तो लेनी चाहिए ना कि क्या गलतियां हुई जो जी कि जी आप अगली बार ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डिटेल लेके डिस्कस कीजिए, कहाँ भेज दें, आप दिल्ली भेज दें, बाहर भेज दें। नहीं सर, मैंने सर्विस सेक्टर में काम शुरू किया था बिहार में ही। बिहार में किया तो आप जी ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से या इस प्रकार के जी वेबिनार के माध्यम से जी कनेक्ट कीजिए। अशोक जी, आप अपना नंबर तो सर्कुलेट करते ही हो ना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो आप लिखिए, आप ग्रो एमएसएमई को लिखिए। ग्रो एमएसएमई तो आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए बेचारे दिन रात लगे रहते हैं, तो करेंगे, आपके लिए भी करेंगे। जी जी, बस उतना अवेयर नहीं था उस समय। और कोई बात नहीं, देखिए जब जागो तब सवेरा है, और बिल्कुल हर चीज का वक्त जो है ना वो डिसाइडेड है। अगर आपके मन में इच्छा जागृत हुई है तो आपको इसको सेकंड करना पड़ेगा आपके एक्शन से, और जबरदस्त एक्शन से। बिल्कुल इतना बिल्कुल एक्शन हम करें कि जो जब तक सफल ना हो तब तक हम अपना एक्शन ना छोड़ें, ठीक है। बिल्कुल उत्तिष्ठ जागृत, और तब तक काम करते रहो जब तक कि आपको सफलता ना मिले। तो ये आपको करना है, तो सफलता ना मिले ऐसा होना संभव नहीं है। तो आप शुरू कीजिए, हमारे से जो बन पड़ेगा, या हम ये समझते हैं कि हमने ये व्रत लिया है कि हम जो एमएसएमईज हैं, आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हमारे माध्यम से अगर सफलता मिलेगी तो हम अपने आप को सोचेंगे कि हमारा जीवन किसी के काम आया। ये एक इसी विचार से हम ये सारे काम करते हैं। तो लेकिन संपर्क कीजिए। और दूसरा एक और भी चीज है कि आपको कम से कम ये तो दिखाना पड़ेगा कि आप पात्र हैं। देखिए, नहीं तो हमारे को भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना। मान लीजिए हम तो आपकी सहायता करते रहे, आपसे कोई इनिशिएटिव हमें दिखे नहीं, आपको जो काम बताया जाए वो आप करें नहीं, तो हमारा भी मोटिवेशन खत्म हो जाएगा।
तो बिल्कुल, बिल्कुल। आपको हमारे साथ काम करते हुए आपको अपना इंटेंट भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे उत्साह से आपके साथ काम कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक है बंधु, तो आप जी। संपर्क कीजिए, अपनी समस्या बताइए, करेंगे जो कुछ। और सर दूसरी बात ये थी कि जिसमें मैंने काम स्टार्ट किया था उसमें मैंने जीएसटी लिया था, ठीक है ना? तो जीएसटी लिया था तो उसके बाद लगभग मैंने 1 साल मैंने उसका फाइलिंग जो था मैंने फाइलिंग करवाया था, ठीक है ना? लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं ये काम स्टार्ट करूँगा, लेकिन कुछ फैमिली कंडीशन के कारण मैं दोबारा काम स्टार्ट नहीं कर पाया और मैंने उसका जीएसटी का मैंने फाइलिंग करवाना बंद कर दिया सर। तो मर गया होगा जीएसटी आपका। तो क्या मुझे फिर से दोबारा ये जीएसटी रजिस्टर करवाना पड़ेगा? पहले तो देखो बंधु, ऐसा है कि अब ये आप ना चिकन एंड एग वाली स्टोरी में फंस गए। हुँ, आपने जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की होंगी, तो आपका जीएसटी स्यू मोटो कैंसिल हो गया होगा। ओके। ठीक। जी, अब आपकी लाइबिलिटी पड़ी होगी उसमें, आप नए रजिस्ट्रेशन करने जाओगे डिपार्टमेंट तो वो पकड़ लेगा आपको। तो ओके। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका, क्योंकि जीएसटी नंबर भी आपके पैन पे यूनिक होता है ना, जी, 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 आप बिल्कुल। जैसे जाओगे तो वो पकड़ लेगा कि आपका ये था, लेकिन आप नया नंबर ले सकते हो, कोई ऐसा विषय नहीं है। और दूसरे स्टेट में तो बिल्कुल ही ले सकते हो, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन मेरा सलाह ये होगी कि थोड़ा गंदा पानी जब आपका लग जाए तो थोड़े पैसे वैसे हों तो आप उसकी लाइबिलिटी को क्लियर कर दीजिए, वो ओके, आपके हित में रहेगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी कभी खत्म नहीं होगी। ठीक ओके, है, सुनील अग्रवाल जी हमारे जीएसटी के एक्सपर्ट हैं, उनसे कोई सलाह लेनी है तो वो ले सकते ओके। हैं। जी। ठीक है सर और सर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मैं एमएसएमई के थ्रू, ठीक है ना? उद्यम उद्यम के थ्रू मैं किसी और का लाइसेंस जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन का हो गया, आईएसआई का हो गया, आईएसओ का हो गया, अगर या पेटेंट हो गया, अगर मैं करवाता हूँ, तो क्या उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलती है क्या? जैसे मैं बाहर से करवाता हूँ तो कुछ ज़्यादा चार्ज करते हैं लोग। नहीं, देखो मैं आपको इसके बेनिफिट बता देता हूँ। अगर आपका एमएसएमई का उद्यम का रजिस्ट्रेशन है और आप जी, ट्रेडमार्क रजिस्टर करने जाते हैं तो उसमें फीस 50% हो जाती है। ओके। नॉर्मल केस में जो फीस लगती है, सरकारी फीस की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा, तो हाँ उसमें जी, हाँ जी। 9,000 रुपए की फीस लगती है। अगर आप एमएसएमई हो तो आपकी फीस 4,500 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो बाहर का कंसल्टेंट आपसे 12-14 हजार रुपए लेता है, लेकिन इसमें जो फीस जाती है वो 4,500 रुपए जाती है। ठीक है। ओके। इसी प्रकार से जो आईएसओ का रजिस्ट्रेशन होता है, तो आईएसओ के 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं। हुँ, एक तो वही होता है जो 4-5 हजार रुपए में कुछ भी करके दे देता है, लेकिन जो एक आईएसओ का बड़ा वाला रजिस्ट्रेशन होता है वो लाख 1.5 लाख रुपए का होता है। हुँ, उसमें आपको 75% या 50% तक की हुँ, सब्सिडी मिल जाती है, मतलब गवर्नमेंट आपको रिम्बर्स कर देती है। ओके। बारकोड इम्प्लीमेंटेशन आपका होता है तो उसमें गवर्नमेंट आपको रिम्बर्स कर देती है। आपका अगर कोई फॉरेन मार्केटिंग इवेंट में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वो रिम्बर्स कर देती है। डोमेस्टिक कोई इवेंट है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वो रिम्बर्स कर देती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी स्कीमें और रिम्बर्समेंट हो जाता है। ओके, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले सर हो गया लगभग 2021-22 की बात है। तो ऐसे ही बैठे-बैठे कुछ ऐसा ही आइडिया आया दिमाग में क्योंकि लोगों के साथ बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन वो क्या होता है एक-दूसरे से शेयर नहीं कर पाता है कभी। जैसे कि हमारे आजू-बाजू में बहुत सारे लीगल इल्लीगल जो है वो इश्यू होते हैं। वो नेता हो गया, पुलिस हो गया, वहाँ तक वो बात बात पहुँच नहीं पाती है। तो मैंने सोचा था ऐसा एक कम्युनिटी अपना प्लेटफ़ॉर्म तैयार करें ताकि लोग अपनी बात जो है नेता तक या मिनिस्टर तक या पुलिस तक पहुँचा सकें। तो ऐसा मेरे दिमाग में आइडिया आया था तो उस समय और उसमें मेरे पास से 2-4 लड़कों की टीम भी थी तो हम लोग डिसाइड किए कि इसका पेटेंट करवा लेते हैं पहले और उसके बाद फिर हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। तो हम द्वारकम गए हुए थे सर, द्वारकम इसका ऑफ़िस है शायद पेटेंट का। तो मैं वहाँ गया था सर, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वो लोग चार्ज किया शायद 30 या 35,000 रुपया चार्ज किया करा। तो फिर हम लोग का जोश और जुनून वहीं ठंडा पड़ गया। नहीं, देखिए, सबसे पहली ज़रूरत मैं आपको ये बताता हूँ कि जी, जोश और जुनून को ठंडा तब होता है कि जब आपने अपने जोश को बाग की तरह हवा भर के तैयार किया। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ठंडा होगा। अगर आपने कोई काम सोचा अपने दिमाग में, जी। तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपने इकट्ठी की, इसमें क्या काम होगा, हुँ, हुँ। कैसे होगा, कितना खर्चा आएगा, तो ये जानकारी आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो तब आप अगर काम शुरू करेंगे ना, तो आपका ये जोश ठंडा नहीं होगा कभी। क्यों? क्योंकि आप जानकार डिसीजन ले रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है? तो जी। आप मतलब ऐसे ही फ्लूक में कुछ भी करना शुरू मत कर दीजिए।
जो भी सोचा है आपने करने का, पहले उसकी जानकारी कीजिए, क्या इसमें होगा, कैसे होगा, क्यों करना है। सबसे पहले तो एक जो क्यों है ना, वाई जी, आई वांट टू डू दिस, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबसे पहले दीजिए कि ये जी, काम मुझे क्यों करना है। तो ये आपका जो उत्साह है ना, ये जो गुब्बारे में जो हवा है, ये निकलेगी नहीं, ये रिटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं। राइट सर, ठीक है बंधु? ठीक है तो सर। आप, अशोक जी ने मुझे ईमेल आईडी लिख दिया है, फॉर्म भरने के लिए लिख दिया है, तो आप अपनी समस्याएं बताएं उसमें, अशोक जी करेंगे आपसे जवाब। जहाँ मेरी जरूरत होगी मेरे से बोलेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है सर। वो तो फॉर्म का हो गया। अगर मुझे ये अशोक सर से मुझे बात करनी हो सर, तो मैं कैसे, ये मेरे पे आप मुझसे मेल करिएगा ना, मेरी टीम मेल करिएगा, मेरी टीम आपको मेरा डिटेल भी रहता है उसमें, आप कॉल नंबर भी रहेगा उसमें, कॉल कर लीजिएगा, जब भी होगा बात कर लेंगे। और मैं सर के अभी बात से ही इसको खत्म करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें अपना वाई जरूर बिल्कुल। देखना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। हम लोगों ने इस 21 वाई के साथ इसको शुरू किया है, आप सब इसमें शामिल होते हैं, आते हैं हर बार। मैं समझता हूँ कि कुछ इसका फायदा जरूर होता होगा, आप भी समय देते हैं, हम भी देते हैं। इसके बाद हम लोग इसको एक रिपोर्ट बना के भी आपको हम मेल करते हैं, आप उस पे भी अपना मतलब अपने सजेशन या कुछ लिख सकते हैं। आप किस चीज को, आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती है उसको भी सवाल को लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे सर ने बोला कि हम अगर हम किसी, हमारी टीम किसी काम आपके आती है और एमएसएमई का ग्रोथ इससे होता है, आपका बिजनेस आप माइक्रो से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम जाते हैं, कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो हमारे लिए एक अचीवमेंट होता है। हमने इसीलिए ग्रो एमएसएमई क्लब का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जहाँ पे अपने कस्टमर्स को हम एक मतलब अपडेट करते रहेंगे। हमने न्यूज लेटर का भी डिसाइड किया है कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, क्या आपको करना चाहिए, इंडस्ट्री के साथ ताल कदम मिला के कैसे आप चल सकते हैं, आपको क्या नहीं करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, किसका फायदा उसको आपको उठाना चाहिए। इन सब को लेके हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है, ये हमारा वाई है। आप अपना वाई को तलाशिए और हमारे साथ जुड़िए, ये बेहतर रहेगा। और जो भी सजेशंस आपको लगता है, फीडबैक फॉर्म भी हम भेजते हैं, फीडबैक फॉर्म को भी भरिए। और जैसे धीरेन्द्र जी ने यहाँ पे कहा, अगर किसी और को भी कुछ पूछना हो तो पूछिए। मैं चाहता हूँ कि अगली बार से हम लोग बात करें तो ऐसा इंटरेक्टिव सेशन हो कि आप सवाल करें, हम जवाब दें। इसमें क्या होता है कि मतलब समझ ज़्यादा आती है और हम ज़्यादा उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, बजाय कि कोई आके लगातार अपनी बातों को लेक्चर देके चला जाता है। तो आज आप सब आए और हम लोग के साथ रहे, हम लोगों ने आपके साथ बातें की। मुझे लगता है कि ये काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। आप अगर कंसल्टेंट हैं तो अपने क्लाइंट के साथ में इसको अप्लाई करिए, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। आप अगर कस्टमर हैं तो आप इन सब बातों का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि सब कुछ सामने है। अगर हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते और रोते रहते हैं कि ये तो हमको मिलता ही नहीं है, हमको सीजीटीएमएससी तो मिला ही नहीं। भाई सीजीटीएमएससी मुद्रा लोन 33 करोड़ ये अब जो डेटा दिया है, 33 लाख करोड़ का मुद्रा में आखिर भी लोगों को मिला ही है ना, जो कैपेबल हो गए, जो एलिजिबल हो गए। इतनी बड़ी, सर बार बार कहते हैं गुप्ता सर कि हमारे रिसोर्सेज कम है और हमारे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर प्रोएक्टिव हैं, आप अपने बिजनेस को अच्छी ऊपर ले जाना चाहते हैं, आपका आइडिया अच्छा है, आपका नीयत अच्छी है, तो आपको इस तरह की सुविधाएं सारी की सारी गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है और हम जैसे लोग भी आपके साथ करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।